नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं झारखंड टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार व्यापक आगत निर्गत मॉडल का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, सातवीं, द्वितीय और तीसरी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार आगत निर्गत मॉडल का प्रयोग किया गया था और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1961 से 66 के बीच में था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी सही हो जाएगा एक का। दो, निम्न में से किसने भारत में केंद्रीकृत योजना के लिए क्षेत्रीय उपागम की वकालत की थी? राजकृष्णा, के.एन. राज, डी.आर. गाडगिल, प्रणब मुखर्जी। तो डी.आर. गाडगिल ने केंद्रीकृत योजना के लिए क्षेत्रीय उपागम की वकालत की थी। दो, सी सही है। तीन, योजना मॉडल एक तरफ दिया गया है और एक तरफ योजना प्रस्तावकर्ता का नाम जो मॉडल था उसके प्रस्तावकर्ता कौन थे, सही मिलाना है। तो इसको मिला लिया जाए। देखते हैं क्या है। बॉम्बे प्लान, तो बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव जो है टाटा एवं बिरला द्वारा किया गया था। ए का मिलेगा 4 से। गांधीयन प्लान की योजना जो है श्रीमन्नारायण द्वारा दी गई थी, तो श्रीमन्नारायण ए ऑप्शन में है। बी एक सही है, बी का मिलान हो जाएगा 1 से। पीपुल प्लान की बात जो है एम.एन. राय द्वारा रखी गई थी। पीपुल प्लान एम.एन. राय 3 में है। सी एम.एन. राय सेकंड में है, 2 से मिल जाएगा। और सर्वोदय उपागम जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय उपागम लाया गया था, तो डी का मिलेगा 3 से। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें है? 4 1 2 3 ए ऑप्शन में ही है, 3 का ए सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, संसद में आम बजट के अतिरिक्त कौन सा दूसरा बजट प्रस्तुत होता था? रक्षा बजट, रेल बजट, शिक्षा बजट, स्वास्थ्य बजट। तो संसद में आम बजट के अतिरिक्त अभी तक 2017-18 के बजट तक रेल बजट प्रस्तुत होता था। 2017-18 के बजट में रेल बजट एवं आम बजट को आपस में मिला दिया गया और 1 फरवरी 2017 को संयुक्त रूप से दोनों बजट एक साथ पेश किए गए। 1924 में एजवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट एवं आम बजट को अलग अलग पेश करने की बात की गई थी, तो रेल बजट हो जाएगा 4 का सही आंसर। 5, केंद्रीय बजट से रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल कर दिया गया, तो 2017-18 के बजट से आम बजट में शामिल कर दिया गया था, तो 5 का सही आंसर डी हो जाएगा। 6, भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है, इकाई के बराबर लोच वाली होती है, अधिक लोचदार होती है और पूर्णतया बेलोचदार होती है। तो पूर्णतया बेलोचदार होती है भूमि की पूर्ति, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा डी। 7 नंबर क्वेश्चन, मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं माल्थस, रिकार्डो, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। तो मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं एडम स्मिथ हैं। मजदूरी के संबंध में कुछ और प्रमुख सिद्धांत दिए गए थे, एडम स्मिथ हैं इसके आंसर, सही आंसर 7 का सी हो जाएगा। और मजदूरी के संबंध में कुछ और सिद्धांत दिए गए थे, जैसे मजदूरी का लौह सिद्धांत या जीवन निर्वाह सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक, मजदूरी के लौह सिद्धांत के प्रतिपादक टारगट हैं। और मजदूरी का रहन सहन सिद्धांत या मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत जो है टॉरेंस द्वारा दिया गया था। मजदूरी का कोष सिद्धांत जे.एस. मिल तथा एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था।
कौन सा सिद्धांत ही पूछा गया है। जेएस मिल ऑप्शन में है नहीं तो एडम स्मिथ हो जाएगा। इसके अलावा मजदूरी का अवशेष सिद्धांत या सत्व सिद्धांत वाकर द्वारा दिया गया था, और मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मार्शल द्वारा दिया गया था, और मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत जो है मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत को मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो यह मजदूरी के कुछ सिद्धांत है और सभी सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं, जनक पूछे जाते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारी प्रतियोगिता के दीर्घकालीन साम्य में सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं। सभी फर्मों के लिए टी आर बराबर टी सी, सभी फर्मों के लिए ए आर बराबर ए सी, उपरोक्त सभी। तो सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं दीर्घकाल में एकाधिकारी की स्थिति में। एकाधिकारी या एकाधिकार बाजार की कुछ विशेषताएं हैं, जान लेते हैं क्या हैं विशेषताएं। एकाधिकार बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जिस बाजार में वस्तु का एक विक्रेता हो तथा क्रेता अधिक हो, ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहते हैं। एक विक्रेता होने से पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है, और एकाधिकार में प्रतिस्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है। एकाधिकार में वस्तु की कीमत या पूर्ति में से किसी एक पर नियंत्रण विक्रेता का होता है। गिफिन ने क्या बताया, जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच 0 होती है ऐसी बाजार को एकाधिकारी बाजार कहा जाता है। और रॉबिन्सन ने बताया जिस बाजार में मांग की लोच इकाई से कम होती है ऐसी बाजार को एकाधिकारी बाजार की श्रेणी में रखा जाता है। एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है, जहां फर्म संतुलन को ही उद्योग का संतुलन माना जाता है। एकाधिकार बाजार में फर्म संतुलन को ही उद्योग का संतुलन माना जाता है। फर्म एवं उद्योग के बीच कोई अंतर नहीं होता है, एक ही फर्म होती है और वही उद्योग होता है। तथा कीमत विभेद एकाधिकारी बाजार की प्रमुख विशेषता है। कीमत विभेद से तात्पर्य एक ही वस्तु के लिए उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न कीमत पर वस्तु बेचना या कीमत वसूल करना कीमत विभेद कहलाता है। तो यह कुछ विशेषताएं थी एकाधिकारी बाजार की। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, अपूर्ण प्रतियोगिता से यह संबंधित नहीं है। मांग लोचपूर्ण है, समरूप पदार्थ है, फर्म की अधिक संख्या है, कीमत पर कुछ नियंत्रण है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में समरूप पदार्थ की स्थिति नहीं पाई जाती है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बी। अल्पाधिकार बाजार की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, पहले जान लेते हैं अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं। तो बाजार की वह दशा जहां थोड़े से विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए आपस में प्रतियोगिता करते हैं उसे क्या कहते हैं, अल्पाधिकार बाजार। स्टेनियर एवं हेग ने अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या 2 से 12 के बीच मानी है। कुछ अर्थशास्त्री जो है अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या को कुछ फ्यू फर्म को लेते हैं, और अधिकांश अर्थशास्त्री फर्मों की संख्या को तय नहीं मानते हैं। अल्पाधिकार बाजार 2 प्रकार का होता है, सजातीय अल्पाधिकार और विजातीय अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या थोड़ी होती है जो आपस में प्रतियोगिता करते हुए सभी फर्मों का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, और वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है, क्योंकि प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत तथा उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि फर्मों में परस्पर निर्भरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। परस्पर निर्भरता से क्या तात्पर्य है कि अगर एक फर्म अपनी वस्तु की कीमत या उत्पादन की मात्रा बढ़ाती या घटाती है तो इसका प्रभाव अन्य फर्मों पर भी पड़ता है, अर्थात अन्य फर्में भी कीमत एवं उत्पादन की मात्रा बढ़ाती एवं घटाती हैं। अल्पाधिकार बाजार में कीमत युद्ध की प्रबल संभावना होती है। कीमत के अनिश्चित होने की वजह से इस बाजार में मांग वक्र का कोई स्पष्ट आरेख नहीं खींचा जा सकता है।
पाल एवं स्वीजी ने अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र की जो प्रकृति बताई वह विकुंचित प्रकृति का मांग वक्र की बात करते हैं। यह कुछ विशेषताएं थी अल्पाधिकार बाजार की। अगला क्वेश्चन, इसका जो 9 का सही आंसर है वह समरूप पदार्थ हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारी साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां एम बराबर MC होगा, वहां पर एकाधिकारी का संतुलन होगा। अगला, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी, कोई नहीं। तो भारत में मौद्रिक नीति RBI द्वारा बनाई जाती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो 11 का सही आंसर डी हो जाएगा। 12, वेस्टबल परीक्षण का संबंध है सार्वजनिक व्यय से, शिशु उद्योग तर्क से, तुलनात्मक लागत से, सार्वजनिक आय से। तो वेस्टबल परीक्षण का संबंध जो है शिशु उद्योग तर्क से है। 12 भी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया? JS मिल, एडम स्मिथ, फ्रेडरिक लिस्ट, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो एडम स्मिथ ने शिशु उद्योग तर्क का संरक्षण या समर्थन नहीं किया था। 13 भी सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं उस बाजार को कहा जाता है। तो जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं उस बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। 15 का सही है ए। एकाधिकार बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जान लेते हैं। एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है तथा क्रेता अनेक होते हैं, मांग की लोच बेलोच होती है, कीमत विभेदीकरण की स्थिति पाई जाती है, फर्म कीमत निर्धारित करती है और फर्म कीमत निर्धारण करता होती है, स्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है, नई फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन प्रतिबंधित होता है और अल्पकाल में एकाधिकार की स्थिति में असामान्य लाभ, हानि और सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि अल्पकाल में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर नियंत्रण होता है और दीर्घकाल में एकाधिकार में फर्मों को सिर्फ असामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। इसके अलावा एकाधिकार में मांग की जो आड़ी लोच होती है वह 0 होती है और MRSXY जो है वह इकाई से अधिक होती है। एकाधिकार में मांग की लोच ऋणात्मक ढाल की होती है और एकाधिकार में अतिरिक्त क्षमता रहती है। पैमाने के समता नियम एवं पैमाने के ह्रासमान नियम, तीनों नियम एकाधिकार बाजार में कार्य करते हैं। तो यह कुछ विशेषताएं एकाधिकार बाजार की थी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 16। तो 15 का सही आंसर जो है यह ए है। 16, किस अवस्था में AR वक्र एवं उद्योग मांग वक्र समान होते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, द्वयाधिकार, एकाधिकार, अल्पाधिकार। तो एकाधिकार में जो है मांग वक्र, AR वक्र और उद्योग मांग वक्र समान होते हैं। 16 सी सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, नाइट का लाभ का सिद्धांत आधारित है बीमा योग्य जोखिम पर, अनिश्चितता वहन के कारण, ए तथा बी दोनों के कारण, बीमा अयोग्य जोखिम पर। तो नाइट अपने सिद्धांत में लाभ के 2 कारण बताते हैं। एक तो ज्ञात जोखिम, जो पहले से ज्ञात जोखिम होती हैं, ऐसी जोखिम जिनका अनुमान पहले से लगाया जा सकता है, जैसे आग लगना, चोरी डकैती की संभावना, दुर्घटना हो जाने पर जोखिम। इन जोखिमों का बीमा कराया जा सकता है। नाइट इसे बीमा योग्य जोखिम कहते हैं। इसके लिए एक निश्चित दर पर प्रीमियम दिया जाता है। और दूसरा अज्ञात जोखिम में क्या है? ये अनिश्चित स्वभाव की होती है, इनका पूर्व ज्ञान नहीं हो पाता है और इस कारण इन जोखिमों का बीमा नहीं कराया जा सकता है। जैसे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, व्यापार चक्र, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, नई मशीनों एवं आविष्कारों में परिवर्तन के कारण जो जोखिम उत्पन्न होता है, इन्हें नाइट बीमा योग्य जोखिम कहते हैं। नाइट का सिद्धांत बीमा अयोग्य
जोखिम पर आधारित है, जो बीमा ज्ञात जोखिम होता है। और नाइट इस सिद्धांत या नाइट के अनुसार लाभ इस अनिश्चितताओं का प्रतिफल है। तो बीमा अयोग्य जोखिम, डी ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जे.बी. क्लार्क द्वारा, फ्रैंक वाइट नाइट द्वारा, कल्डार द्वारा, स्मिथ द्वारा। तो लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है नाइट द्वारा किया गया था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं है? उत्पादन कार्य, स्थिरीकरण कार्य, वितरण कार्य, आवंटन कार्य। तो स्थिरीकरण, वितरण, आवंटन ये राजकोषीय नीति से संबंधित है। उत्पादन का कार्य राजकोषीय नीति से संबंधित नहीं। 19 ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का कार्य है मूल्य मापन, मूल्य संचय, विनिमय का माध्यम, सभी। तो मुद्रा के सभी कार्य हैं। मुद्रा के 3 कार्य प्राथमिक, द्वितीयक या गौड़ और आकस्मिक। प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय। द्वितीयक या गौड़ कार्य में भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। और आकस्मिक कार्य में सामाजिक अभाव का वितरण और सीमांत उपयोगिता का समानीकरण और साख का अनुरक्षण शामिल है। अगला, एच मुद्रा कहलाती है रिजर्व मुद्रा, आधार मुद्रा। ए तथा बी दोनों सही है और कोई नहीं सही। तो जो है एच मुद्रा, रिजर्व मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों कहलाती है। 21 का सही आंसर हो जाएगा बी। 22, विश्व बैंक में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं? तो विश्व बैंक में 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं। कौन कौन से 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं? IBRD, जिसकी स्थापना कब हुई थी? IBRD की स्थापना 1945 में। IFC की स्थापना 1956 में। मीगा, IDA की स्थापना 1966 में। मीगा 1988 में। और ICSID की स्थापना 1966 में थी। यह सारी जो 5 बैंकें हैं यह विश्व बैंक समूह की बैंकें हैं और भारत 4 का सदस्य है, ICSID का सदस्य नहीं है भारत। तो इस प्रकार से 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 सही आंसर हो जाएगा ए। 23, कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को नरम ऋण देती है? तो उदार ऋण की खिड़की या नरम ऋण देने वाली संस्था जो है IDA है, जिसकी स्थापना IDA किस बैंक में है? IDA जो है ए ऑप्शन में है। IDA ए में है, ऐसे ही हो जाएगा। 23, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी IDA की स्थापना। अगला 24, विश्व बैंक की सुलभ ऋण की खिड़की कौन सी है? तो IDA है विश्व बैंक की सुलभ ऋण की खिड़की। 24 का सही आंसर सी, IDA सी में है। अगला 25, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो निम्न चित्र में D से D1 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मांग क्या हो रही है? ये मान लेते हैं X0 थी और X1 हो गई, तो मांग में वृद्धि हो रही है। तो मांग में वृद्धि 25 नंबर का हो जाएगा, D सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, अशिक्षा, कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति उच्च आय। तो प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं होती है भारत में, बाकी सारे लक्षण पाए जाते हैं। गरीबी, अशिक्षा, असमानता, सारे लक्षण पाए जाते हैं। कुछ और लक्षण जान लेते हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, कृषि आधारित संरचना, आय की विसंगतियाँ, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अपूर्ण बाजार, खराब अवसंरचना या खराब ढांचा निर्माण का विकास, पिछड़ा समाज। ये कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 27 नंबर। क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन? भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता था, और वर्तमान में नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की। और 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग कार्य कर रहा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई।
2015, 1 जनवरी 2015, जो भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हैं, यह होता है, और उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं, और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। तो इसका सही आंसर जो है भारत में योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का अगर पदेनाध्यक्ष पूछा जाए तब भी प्रधानमंत्री होगा। तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने 27 क्वेश्चन सॉल्व किए आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें।